दोस्तों एक ऐसी वैकेंसी जिसको लेकर काफी सारे एस्पिरेंट्स की लगातार डिमांड्स आ रही है कि भैया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करिए। क्योंकि दोस्तों ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिसमें 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी वेरियस पोस्ट के ऊपर काफी सारी वैकेंसीज होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। वैसे तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 फेब से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। तो आगे इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा कि अब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही फ्रेंड्स इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज आपको समझाने वाला हूं। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या मांगा जाता है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इवन इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाली है। फ्रेंड्स ये वैकेंसी भी काफी यूनिक है, काफी पसंद किए जाने वाली वैकेंसी और सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी इसको हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स और रीजनेबल ऑफिसेज के लिए वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। ये वैकेंसी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से निकलती है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है जिसके अंदर काफी सारी ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट इसमें कौन कौन सी होती है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी काफी सारी क्लरिकल, नॉन क्लरिकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की पोस्ट होती है, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, स्टोर क्लर्क, स्टोर कीपर, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट, लाइब्रेरी क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट, कैंटीन क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, ड्राफ्टमैन, ड्रिलिंग असिस्टेंट, केयरटेकर, और भी काफी सारी पोस्ट इसके अंदर रखी जाती है। ये तो कुछ मैंने आपको मेजर पोस्ट बताई जिनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल फॉर्म अप्लाई करते हैं और एलिजिबल होते हैं, क्योंकि इन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी रीजनेबल मांगा जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता। इनमें काफी सारी पोस्ट 10th पास वालों के लिए होती है, 12th पास वालों के लिए होती है, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए होती है, इवन जिन लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट है या फिर जिन लोगों ने कोई भी डिप्लोमा किया है उनके लिए भी काफी सारी पोस्ट इसके अंदर रखी जाती है। डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे इसके अंदर डिपार्टमेंट रखे जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की मुझे यह लगती है कि आपको अपनी पसंद की जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन चूज करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो रीजनेबल ऑफिसेज है, उन ऑफिसेज के अंदर इन पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकलती है। मान के चलिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का कोई रीजनल ऑफिस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके। वहां पर आप देख सकते हो कि इस डिपार्टमेंट से आपकी कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप जॉब लोकेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो लोकेशन वाइज यहां पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज आपकी डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पोस्ट है, उसके सामने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है और किस डिपार्टमेंट के अंदर वो वैकेंसी निकली और वो डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वो किस स्टेट के, किस शहर के अंदर है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब लोकेशन चूज करने का। क्लियर है? तो भाई ये एक प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी का। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। इस बार फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकती है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट इसके अंदर पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर दिया है, यानी कि जितनी भी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, मोस्टली उनके लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर जनरल वालों के लिए मांगी जाती है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का मिल जाता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्लियर है? बाकी जो 12th पास लेवल की पोस्ट
पोस्ट हैं जिनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास मांगा जाता है, उनके लिए मोस्टली एज लिमिट 18 टू 27 ईयर जनरल वालों के लिए रखी जाती है। ग्रेजुएशन पास वाली जितनी भी पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 27 ईयर ही होती है, कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 30 ईयर होती है, कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास लेवल वाली पोस्ट के लिए 20 टू 30 ईयर भी पोस्ट होती है, और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर भी रखी जाती है। तो एज लिमिट काफी हद तक पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इस बार एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहिए। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज वेरी करती है, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए 10 पास अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट होगी, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट होगी, और भी काफी सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए 10 पास एलिजिबल होती हैं। कुछ पोस्ट के लिए 12 पास एलिजिबल होते हैं, जैसे कि हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होगी, एलडीसी की पोस्ट होगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी, टाइपिस्ट की पोस्ट होगी, क्लर्क की पोस्ट होगी, फील्ड क्लर्क की पोस्ट होगी, स्टोर कीपर की पोस्ट होगी, इनके लिए 12 पास एलिजिबल होती है। और काफी सारी पोस्ट बैचलर डिग्री वालों के लिए होती है जिनके लिए ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। यूडीसी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास, पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं, और भी काफी सारी पोस्ट है जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है। काफी सारी पोस्ट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जिन्होंने कोई टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल या फिर कोई नर्सिंग डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी पोस्ट होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट है, किसी के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है, किसी के पास कंप्यूटर का एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए भी काफी सारी इसमें पोस्ट रखी जाती है। तो भाई ये तो आपको नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, प्रीवियस का नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। फिर जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आप जिस पोस्ट को सिलेक्ट करते हो और उसका क्वालिफिकेशन उसके सामने आ जाता है। ठीक है, ये डिटेल आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम एग्जैक्टली मिल जाती है। वैसे सभी के लिए इसमें पोस्ट होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि काफी इजी और सिंपल है। यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेजरली अगर बात करी जाए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, मेजर। वैसे कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि यूडीसी की पोस्ट ऐसी होती है, एलडीसी की होती है, जूनियर असिस्टेंट की होती है, उनके लिए स्किल टेस्ट भी होता है, कुछ पोस्ट के लिए होता है। लेकिन काफी सारी पोस्ट ऐसी भी है जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर खत्म हो जाता है। एमटीएस की पोस्ट हो गई, केवल एक ही स्टेज होती है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट केवल एक ही स्टेज होती है। एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए उसी हिसाब से सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहली स्टेज में तो आपका हो ना हो एग्जाम ही कंडक्ट कराएगा एसएससी। देखिए फ्रेंड्स, अब तक की मैं बात कर रहा हूं, जो इसका एग्जाम पैटर्न होता था ना, वो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है। लेकिन इस बार काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया जाए, बड़े बदलाव इसके एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर में कर दिए जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट एसएससी के सभी एग्जाम में बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। और ये एक बड़ा रीजन माना जा रहा है कि इसके फॉर्म इसी वजह से डिले किए गए हैं, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न में चाहे कितने भी बड़े चेंजेस कर लिए जाए, लेकिन 4 सेक्शन से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता था। आगे अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब तक इसके एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे, जिसमें से फर्स्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस रहता था, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के यहां पर आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए यह सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता था। सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस का रहता था, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का ये सेक्शन। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता था, 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से, 50 मार्क्स का ये सेक्शन। फोर्थ सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहता था, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहता था। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आया करते थे और एग्जाम आपका 200 मार्क्स का हो जाता था। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहती थी। 0.50 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 कैटेगरी आपकी हो जाती है, 3 कैटेगरी की पोस्ट होती है। एक 10th पास वाली, यानी कि जितनी भी 10th पास लेवल की पोस्ट है उनका एग्जाम एक अलग होता था। ठीक है, एग्जाम का लेवल थोड़ा लो रहता था। जितनी भी 12th पास लेवल की पोस्ट रहती थी उनका एग्जाम अलग कंडक्ट कराया जाता था। ठीक है, जिसके एग्जाम का लेवल थोड़ा अप रहता था। जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट थी उनका एग्जाम अलग कंडक्ट कराया जाता था, उसका एग्जाम का लेवल थोड़ा और अप रहता था। ठीक है, तो 3 तरीके के एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाते थे। यानी कि अगर आपने सभी 10th पास लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है
तो आप 10th पास लेवल वाला एग्जाम दोगे। लेकिन अगर आपने 10th पास लेवल वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, 12th पास लेवल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया, आपने ग्रेजुएशन पास लेवल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपको तीनों कैटेगरी के एग्जाम में बैठना होता था, ठीक है, क्योंकि पोस्ट आपकी अलग अलग है। तो ये आपका होता था, अगर आपने 12th पास लेवल की सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया और सभी पोस्ट 12th पास लेवल की है, तो आपको केवल जो 12th पास लेवल की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, केवल वो एग्जाम देना होता था, ठीक है। पूरा प्रोसीजर समझ गए? तो इसका इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। देखिए दोस्तों, एग्जाम की बात हो रही है, यहीं पर इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और पोस्ट वाइज, यानी कि 10th पास लेवल की पोस्ट, 12th पास लेवल की पोस्ट और ग्रेजुएशन पास लेवल की पोस्ट का जो एग्जाम सिलेबस है, वो मैंने आपको वीडियो सक्सेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस लेवल की पोस्ट लिए, किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट से आपको मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, कैटेगरी वाइज वो बनती है, पोस्ट वाइज वो बनती है, डिपार्टमेंट वाइज वो बनती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, अगर उस पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज मैंडेटरी है। अगर एमटीएस की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, तो सेकंड स्टेज नहीं होगी। एग्जाम के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, यूडीसी की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इनके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में निकालनी होती है, या फिर हिंदी में आप 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके लिए आपको कोई मार्क नहीं दिए जाते। अगर आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली फाइनल सिलेक्शन की बारी आती है, जिसमें आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनती है। फाइनल कट ऑफ आपके एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनती थी। 200 मार्क्स का आपका अब तक एग्जाम हुआ करता था, तो फाइनल कट ऑफ 200 मार्क्स में से बनती थी। कैटेगरी वाइज वो आपकी फाइनल कट ऑफ रहती थी, साथ ही पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वो आपकी कट ऑफ रहती थी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते थे तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता था, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कौन से लेवल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जितनी भी 10th लेवल की पोस्ट है, चाहे वो आपकी एमटीएस की पोस्ट हो या फिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट हो, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 27,000 से लेकर 30,000 के आसपास रहती है। ये पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है कि किस 10th लेवल की पोस्ट के लिए 27,000 सैलरी रहेगी, किस पोस्ट के लिए 30,000, या फिर किस पोस्ट के लिए 29 या फिर 28,000 रहेगी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सैलरी आपकी इतनी आसपास रहेगी। ग्रुप सी की अगर पोस्ट है, 12th लेवल की जितनी पोस्ट है उनके लिए इनिशियल इन हैंड सैलरी 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास रहती है, ठीक है। ये इनिशियल इन हैंड सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगने के बाद। ग्रेजुएशन लेवल की जितनी पोस्ट है उन पोस्ट के लिए इनिशियल इन हैंड सैलरी 35,000 से लेकर 45,000 के आसपास होती है। ये इनिशियल इन हैंड सैलरी है, यानी कि जो सैलरी आपको जस्ट आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद मिलने वाली है। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी जॉब लोकेशन आपके प्रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस रीजनल ऑफिस से आप अप्लाई करोगे, वो रीजनल ऑफिस जिस शहर के अंदर पड़ता है, उसी शहर के अंदर आपकी जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी का। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जॉब प्रोफाइल तो आपको पोस्ट के नेचर से ही पता चल जाता है। जैसे कि हमारी एलडीसी या फिर यूडीसी की पोस्ट है, या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, या हमारी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ता है। अगर हमारी एमटीएस की पोस्ट है या फिर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, ये पोस्ट हमारी एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है। आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर जो आपके बड़े ऑफिसर है, ऑफिस सेक्शन के अंदर उनको असिस्ट करने का काम करना होता है। साथ ही लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट है, तो लाइब्रेरी के अंदर आप एज अ क्लरिकल काम कर रहे होंगे। लैबोरेटरी क्लर्क या फिर लैबोरेटरी असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इनके अंदर आप असिस्ट कर रहे होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम कर रहे होंगे। स्टेनोग्राफर का आपको पता है एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर दो। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आपकी क्लरिकल पोस्ट होती है, हमेशा कंप्यूटर के ऊपर रहकर आपको काम करना होता है। फील्ड अटेंडेंट अगर है तो आपको यहां पर फील्ड रिलेटेड काम करना होता है, ठीक है। तो भाई ये आपका काम होता है। क्लियर है? पोस्ट के नेचर से आपको पता चल जाएगा। वैसे जब इसकी वैकेंसी आ जाएगी एक और डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी काफी है। अगर आपका सिलेक्शन एलडीसी की पोस्ट के ऊपर होता है तो मिनिमम 4 साल आपको काम करना होता है, उसके बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, जहां पर एलडीसी की पोस्ट से आप यूडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जूनियर असिस्टेंट से आप सीनियर असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, तो भाई प्रमोशंस की भी अपॉर्चुनिटी है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया वैसे तो 24 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म
फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, आपने भी बताया था, लेकिन फॉर्म नहीं आए। तो अब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कब आ सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म डिले होने का एक बड़ा रीजन ये माना जा रहा है कि जैसे एसएससी की सभी रिक्रूटमेंट्स के सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए, हो सकता है कि इस रिक्रूटमेंट के भी सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए जा रहे हों, जिसकी वजह से फॉर्म थोड़े से डिले हो गए हैं। और ये मैं एक बड़ा कारण मानता हूं, क्योंकि जितनी वैकेंसी है, हाल ही में एमटीएस हवलदार की वैकेंसी भी 1-2 दिन डिले हो गई थी, पहले सीजीएल की वैकेंसी भी डिले हुई, सीएचएसएल की वैकेंसी 1-1.5 महीना डिले हो गई थी एग्जाम पैटर्न में बदलाव के कारण। तो भाई एक बड़ा रीजन ये भी है। साथ ही एक बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है, क्योंकि जो ये लास्ट ईयर की वैकेंसी थी 2022 वाली या फिर 21 वाली, कुछ पोस्ट का जो सिलेक्शन था वो पेंडिंग था। इसी वजह से उन पोस्ट का जो सिलेक्शन है उनको करा के इस वैकेंसी को निकाला जाएगा, एक बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म इसके कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, मार्च मंथ के अंदर, यानी कि इसी महीने के अंदर इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर एसएससी कोई नोटिस डाल के इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, अगर ज्यादा डिले होते तो एसएससी अभी तक नोटिस डाल देता कि इस वैकेंसी को हम 1-2 महीना डिले कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिले है, ऐसा हो जाता है, काफी बार देखा गया कि एसएससी की वैकेंसी के फॉर्म में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, 10, 15, 20, 25, 1 महीना डिले हो जाता है, लेकिन वैकेंसी आपकी गारंटेड ले आएगी, जरूर आएगी। आपको तैयार रहना है, आपको डिसअपॉइंट डिमोटिवेट होकर नहीं बैठने की, वैकेंसी तो आनी ही नहीं है, हम प्रिपरेशन करके क्या करें, वैकेंसी आएगी, प्रिपरेशन में ढील मत दीजिए, तैयारी करना मत छोड़िए। वैकेंसी आपको इसी मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगी, चाहे देख लीजिएगा, आप रेडी रहिए। और इसके एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसएससी के इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो मई जून के अंदर ही कराया जा सकता है। ठीक है, तो जून या फिर जुलाई, ज्यादा से ज्यादा मैक्स जुलाई के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपने नोटिस भी किया होगा, आजकल एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो फॉर्म अप्लाई होने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर उनके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं, क्योंकि एसएससी ने सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट करा दिया है। तो वेट करिए, वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, ये एक यूनिक वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।